चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जैसा कि आपको पता है हम ऑलरेडी मोशन यानी कि गति का चैप्टर लेके चल रहे हैं। तो आज उसका हमारा लगभग 5वां पार्ट है और आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं फटाफट एक बार नाम जो पढ़ लेता हूँ जो बच्चे हमें देख रहे हैं। चलिए गणेश, सौरभ, कुलदीप, कुंदन। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, थोड़ा सा हमने चेंज किया है क्लासेस को, इसकी वजह से थोड़ा सा आज थोड़ा डिस्टर्बेंस चला है। अदरवाइज़ अब कल से ये चीज़ें नहीं होंगी। और चलिए फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे देख रहे हैं एक बार ज़रूर जय हिंद लिख दें। जय हिंद गणेश। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और लास्ट की क्लास में जब हमने बात करी थी, जब हम गति की बात कर रहे थे, तो हमने उस समय जो पढ़ा था, हमने देखा था कि क्या क्या समीकरण होती है, इक्वेशन होती है मोशन की। तो उसी के ऊपर बेस्ड हम सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। तो चलिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जय हिंद कांस्टेबल राम, ओमवीर, जय हिंद। चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ देता हूँ और मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन है, एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर की गति चल रही है। इस समय के में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। आपको इसमें क्या बताना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। फटाफट जवाब दीजिए सभी बच्चे जो देख रहे हैं। जय हिंद भूमिहार, जय हिंद। अब देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको क्या क्या दिया हुआ है उसको मैं एक बार यहाँ से छांट लेता हूँ और उसको मैं यहाँ से अलग अलग कर लेता हूँ। अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? चलिए लिख लेते हैं। टाइम है हमारा 5 सेकंड, है ना। टाइम हमारा है 5 सेकंड। उसके अलावा हमें दिया हुआ है त्वरण। ए कितना दिया हुआ है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो चल के देखो 5 से 10, तो ये 5 आपका यू हो गया, 5 आपका क्या हो गया? यू हो गया। और v आपका कितना हो गया? 10 हो गया। v कितना हो गया? 10 हो गया। आपको निकालना क्या है? s है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। b कह रहे हैं सभी बच्चे। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार इसका आंसर। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसमें s निकालना चाहते हो तो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन आपके सामने बचती है। तो दोनों से ही अगर आप करोगे आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज सारी चीज़ें इसमें दी गई है। ठीक है, तो चलिए सेकंड इक्वेशन से करके देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन से अगर करूँगा तो s इक्वल्स टू यू टी। यू कितना है ये, t कितना है ये, तो ये हो गया 25। 25 प्लस हाफ इंटू ए कितना है? 1 इंटू टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर यहाँ पर करोगे तो 5 इंटू 5 25। कितना हो गया? 25। तो ये फाइनल कितना हो गया? 25 प्लस 25/2। अब 25/2 करोगे तो लगभग 12.5 आएगा। बिल्कुल 12.5 को 25 से जोड़ोगे तो ये हो गया आपका 37.5। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड गणेश। भूमिहार का भी बिल्कुल सही है, कांस्टेबल राम का भी बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर कोई कहता है कि नहीं सर हम तीसरी इक्वेशन लेना चाहते हैं तो तीसरी से भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से अगर हम वी स्क्वायर का मान रखेंगे तो 10 इंटू 10 करोगे 100 बराबर यू स्क्वायर करोगे तो 25 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि ये है और s हो गया। फिर 25 इधर जाएगा तो 75/2 करोगे तो वो आएगा 37.5। तो सेम आने वाला है, कोई उसमें गलत आंसर नहीं निकलेगा। ओमवीर का भी आंसर बी आ रहा है। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। और अब हम जो करने वाले हैं, अब इसमें हम करेंगे कि अभी तक हमने क्या देखा था। अभी तक हमने जो गति देखी थी, अभी तक हमने जो मोशन देखा था वो कैसा था? हमारा सीधी रेखा पे था, सरल रेखीय गति थी, है ना। अब यहाँ पर भी सरल रेखीय गति है, बट अब वो सीधी नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, क्षैतिज नहीं है, वो कैसी है? ऊर्ध्वाधर है। तो जब हम ऊर्ध्वाधर की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अलग होती हैं। तो चलिए एक एक करके इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, जब हम केस की बात करते हैं, केस नंबर फर्स्ट, अभी हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? जब हमारी गति कैसे हो? ऊपर नीचे हो, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी। तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना है? तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए इसके अंदर पहला केस जो मैं ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ मैं टॉप से बॉटम। कहाँ से ले रहा हूँ? टॉप से बॉटम, यानी कि ये मैं ले रहा हूँ ऊपर से नीचे। कहाँ से ले रहा हूँ? ऊपर से नीचे। तो अब हमें यहाँ पर इसकी समीकरण यानी कि इक्वेशन लिखनी है। अब यहाँ पर इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको समझा देता हूँ वो क्या है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है
सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर चीज़ें क्या क्या चेंज हुई हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें कि जब आप ऊपर से किसी चीज़ को नीचे फेंकते हैं तो आप हमेशा उसको छोड़ते हैं, यानी कि आप उसको फेंकते नहीं। अगर प्रश्न में आ जाए कि मुक्त रूप से गिराया गया है, फ्री फॉल की कंडीशन है, तो ध्यान रखना जब भी आपका फ्री फॉल होगा, मुक्त स्थिति से या मुक्त रूप से उसको गिराया जाता है, तब आपका u का मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, कहाँ से फेंकते हैं? ऊपर से नीचे, तो ध्यान रखना यहाँ पर कि g का मान यहाँ पर क्या लेना है? प्लस का। क्या लेना है? प्लस का। तो आपका जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो प्लस का g हो जाएगा। हो गया, दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये होती है इसके अंदर कि अब इसमें जो अपन हाइट लेते हैं, हम उसको हम ऊंचाई मानते हैं। क्या मानते हैं? ऊंचाई। बिकॉज अब यहाँ पर ऊपर नीचे वाली गति हो रही है, तो यहाँ पर हम उसको हाइट मानेंगे। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इक्वेशन लिखने की, तो इक्वेशन चलिए लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या बनेगी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन। अब ए की जगह क्या आ जाएगा? जी टी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? s वाली ना, तो s को हम h लिख रहे हैं। h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और अगर तीसरी इक्वेशन की बात करें तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये बात क्लियर हो गई। तो ये आपकी सारी समीकरण हो गई। कौन से के लिए? जब आप ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। अब इसमें भी अगर ये मुक्त वाली स्थिति आ जाए, है ना, मुक्त रूप से फेंका गया, मुक्त रूप से गिराया गया, फ्री फॉल की कंडीशन आ जाए, तब क्या करना है? तो u का मान आपको 0 रखना है इन सभी के अंदर। तो अगर ये वाली स्थिति आ जाती है फ्री फॉल वाली, तो देखिए समीकरण कैसे बदल जाती है। तो पहली वाली समीकरण v बराबर gt हो जाएगी। दूसरी वाली समीकरण क्या हो जाएगी? h बराबर ut। अच्छा, इसमें कोई बदलाव होगा क्या? बिल्कुल इसमें ही बदलाव होगा। तो ये ut 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। ये ध्यान रखना, ये वाला हिस्सा कब आएगा इक्वेशन का? तब आपका u का मान क्या होगा? 0 होगा, यानी कि 0 होगा। तो ये सारी चीजें हमारे पहले केस में हमने करी हैं, जब हम क्या लेते हैं? टॉप से बॉटम। जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं या गति होती है, उस समय आपको ये वाली समीकरण लेनी है। और उसमें भी जब अगर आपको बोल दे फ्री फॉल है, मुक्त रूप से छोड़ा गया है, उस स्थिति के अंदर इस समीकरणें ये बन जाएंगी। ठीक है, आई होप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई है। कमेंट बॉक्स में एक बार यस जरूर लिख देना अगर ये केस समझ में आ गया हो, ताकि इसके बाद हम सेकेंड केस की ओर चलते हैं। क्लियर है सभी को? एक बार कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दे। क्लियर है? चलिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट केस पे। तो नेक्स्ट हमारा है केस नंबर 2। अब ये हमारा क्या है? केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में क्या कर रहे हैं? अब टॉप से बॉटम नहीं, हम बॉटम से टॉप कर रहे हैं। अब हम नीचे से कहाँ फेंक रहे हैं? ऊपर। तो जब हम बॉटम से टॉप फेंकते हैं तो अब थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज होंगे। ठीक है, अब समझते हैं। अब मैं कहाँ से कहाँ फेंक रहा हूँ? अब मैं नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ, नीचे से ऊपर की ओर। और जब मैं नीचे से ऊपर की ओर फेंकता हूँ तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि अब हमारा जो त्वरण है वो माइनस का g होगा। ध्यान रखना, जब भी धरती से हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हम g का मान माइनस लेते हैं। ठीक है, हमारी दूरी अभी भी h रहेगी, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। नहीं सर, कोई हर्ज नहीं है। अब इसके अलावा और क्या हमें देखना है? इसमें आप एक चीज़ हमेशा नोट करेंगे कि अगर आपको प्रश्न में बोल दिया कि ये वस्तु उच्चतम ऊंचाई तक पहुंच गई है, अगर प्रश्न में बोल दिया कि जो वस्तु है जिसको मैंने नीचे से ऊपर फेंका है और वो मैक्सिमम हाइट पर चली गई है, यानी कि वो उच्चतम ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, तो ये केस ध्यान रखना, मैक्सिमम अगर हाइट पे पहुंच जाता है ऑब्जेक्ट, अगर वो उच्चतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है, ठीक है, अगर वो उच्चतम ऊंचाई पे, आप लिख लेना इसको, अगर उच्चतम ऊंचाई पर वो पहुंच जाता है तो हमारा h मैक्स हो जाता है, यानी कि इससे ऊपर वो ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा। और जब वो उच्चतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पर आके उसका वेग 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जिस स्थिति में आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो किस पॉइंट पर आके वेग 0 हो जाता है? हाईएस्ट पॉइंट पर। तो इस कंडीशन के अंदर, सिर्फ इस कंडीशन के अंदर ध्यान रखना, v का मान 0 हो जाएगा। हर बार में नहीं होगा, जब वो उच्चतम हाइट पर पहुंच जाए, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाए, तो हमारा v कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब चलिए इक्वेशंस हम बनाते हैं, समीकरण लिखते हैं।
अब समीकरण जब जर्नल की बात करें, जब हम नॉर्मल की बात करें तो समीकरण क्या बनेगी, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। अच्छा माइनस क्यों लगाया, बिकॉज मैंने आपको बोला अब ये मोशन नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। ठीक है, हिंदी मीनिंग सर, किसका हिंदी मीनिंग, ये नीचे से ऊपर जाने वाले गति की बात हो रही है, अधिकतम ऊंचाई की बात हो रही है। अधिकतम ऊंचाई जब होती है तब आपके v का मान 0 होता है। ठीक है, अच्छा अब इधर आ जाइए, देखो पहली समीकरण ये हो गई, दूसरी समीकरण हो जाएगी h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये तो हमारी समीकरण हो गई, तीनों इक्वेशंस हो गई। अब अगर ये वाली कंडीशन लग जाती है कि वो उच्चतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो किसको जीरो करना है, v को, और v जीरो यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है, तो दूसरी और पहली और तीसरी इक्वेशन में कुछ फर्क आएगा। तो अब पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी इस केस में, v तो जीरो हो जाएगा, तो ये बन जाएगी जीरो u माइनस जी टी, तो u किसके बराबर हो गया, जी टी के। और अगर यहाँ देखेंगे इस वाले में, तो यहाँ वाले में ये जीरो हो गया, तो यू स्क्वायर माइनस 2gs, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, बट ये h कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये दोनों समीकरण अब हमने निकाली है जब हमारा हाइट पे वो मैक्सिमम पहुंच जाता है, उच्चतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है। क्या सभी को ये दोनों केस समझ में आ गए, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे यस लिखना। ठीक है, पहला केस मैंने आपको समझा दिया जब हमारा मोशन ऊपर से नीचे होता है, और दूसरे केस में मैंने आपको समझाया जब मोशन नीचे से ऊपर की ओर होता है। दोनों केस में क्या फर्क होता है मैंने आपको समझाया है। पहले केस में g का मान प्लस होता है तो समीकरणों में प्लस रहेगा, वहीं पर दूसरे केस में जब हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो g का मान हम नेगेटिव लेते हैं, तो सारी इक्वेशन में हमें नेगेटिव का चिन्ह लगाना है। क्लियर है। और उसके अलावा दोनों में मैंने केसेस बताए हैं। पहला केस मैंने उसमें यह बताया था, अगर आपका क्वेश्चन में ये बोल दे कि वो फ्री फॉल है तब आपको u का मान 0 लेना है, और यहाँ पर जब अधिकतम हाइट पे पहुंच जाए, उच्चतम ऊंचाई पर पहुंच जाए, तब हमें v का मान 0 लेना है। इसके अलावा कोई भी बदलाव इसमें नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना हाँ सर समझ में आ गया। सर माइनस जी टी, अरे माइनस नहीं होगा, देखो अगर ये आप इसकी बात कर रहे हो, देखो ये यहाँ से आया है, अगर इस वाली इक्वेशन में मैं v का मान 0 रखूंगा, देखो क्या बन जाएगा, 0 माइनस 0 बराबर 0 बराबर u माइनस जी टी। तो यहाँ से u किसके बराबर आ गया, जी टी के बराबर आ गया ना, तो यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि हम इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, हम समझ में आ गई, अगर आपको जो डाउट हो रही है माइनस जी टी नहीं होगा। ठीक है गणेश, चलिए अब चलते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया यही सारी चीज़ें आपको इस स्लाइड में भी मिलेगी, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको आराम से पढ़ लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी चाहो तो ले सकते हो। बाकी जो मैंने आपको समझा दिया है वो एंड है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा और इससे बाहर भी कुछ नहीं बचा है, सब चीज़ें मैंने आपको इसमें समझा दी है। ठीक है, तो ये केस 1 केस 2 मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, इसको आप अच्छे से कर लेना। अब चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस को हम हल करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं। सभी बच्चों से गुजारिश है इसको ट्राई करें एक बार, चलिए इसको ट्राई करें। क्वेश्चन कह रहा है एक मनुष्य किसी गेंद को ऊपर फेंकता है, 8 सेकंड के पश्चात गेंद पुनः उसी स्थान पर आ जाती है, तो गेंद का ऊपर फेंकने का वेग मीटर पर सेकंड में क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए। कांस्टेबल कह रहे हैं सर, कांस्टेबल राम सी कह रहे हैं 39.2। ओके वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पर आपको जी का मान कहीं नहीं दिया है कि सर कितना लेना है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जब भी आपको ऐसा नहीं दिया हो तो पहले 10 ले लीजिए। 10 से अगर आंसर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 के आसपास ही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको हम एक डायग्राम के रूप में बदल देते हैं। आपको बोल रहा है कि एक मनुष्य किसी गेंद को ऊपर फेंकता है, तो नीचे से वो ऊपर फेंक रहा है। अब वो बोल रहा है वही गेंद 8 सेकंड के बाद वापस उसी स्थान पर आ जाती है, तो टोटल समय कितना लगा इसको, 8 सेकंड। 8 सेकंड का मतलब है 4 सेकंड इसको जाने में लगे, 4 सेकंड इसको आने में लगे,
बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आ रहा है ऊपर फेंकने का वेग क्या है, हमें ये वाला वेग बताना है। इस वाले से कुछ लेना देना नहीं है, बट यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई कि हमें समय लेना है 4 सेकंड। हमें कुल समय नहीं लेना है, हमें टोटल टाइम नहीं लेना है, हमें लेना है 4 सेकंड। बिकॉज टोटल समय यहाँ पर कितना है, टोटल समय यहाँ पर 8 सेकंड है, तो 8 सेकंड का हमें आधा लेना है। तो 8 सेकंड का आधा कितना हो गया, 4 सेकंड। तो टी का मान हमें लेना है 4 सेकंड। चलिए, उसके अलावा हमें पता है कि जब ये ऊपर जाएगा वापस नीचे आ रहा है तो यहाँ पर इसका v क्या हो जाएगा, 0। u का मान हमें निकालना है। g हमारा ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस का g लेना है। बात समझ में आ गई, g क्या लेना है, माइनस का, बिकॉज नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। अब इक्वेशन कौन सी यूज ले सर, अगर हम देखो पहली लेंगे तो पहली से काम हो जाएगा, बिल्कुल। तो v इक्वल्स टू यू प्लस माइनस, सॉरी, तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो g का मान अभी 10 ले लेता हूँ, ये तो 0 हो गया, तो u किसके बराबर हो गया, जी टी के। अब g हमारा कितना है, 10 ले लेते हैं, t का मान हमारा 4 ले लेते हैं, आंसर कितना आ गया, 40। अब 40 आपको दिख रहा है कि सर ये भी हो सकता है क्योंकि ये 40.2 है, बट ये तब होता है जब ये g का मान 10 से थोड़ा सा ज़्यादा होता। तो हमारा तो 10 का मान जिससे कम है, तो इसका मतलब ये है कि ये 9.8 अगर हम लेते तो ये वैल्यू कम आती, तो ये 39.2 बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ओमवीर भी कह रहे हैं सर 39.2, बिल्कुल सही ओमवीर, बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। बस यहाँ पर ये गलती मत करना कि टी का मान 8 मत ले लेना। टी का मान 8 ले लोगे तो गलत हो जाएगा। टी का मान 4 क्यों लेना है, बिकॉज जाने का समय और आने का समय मिला के 8 सेकेंड है, तो हमें सिर्फ जाने की बात करनी है, तो उसमें सिर्फ 4 सेकेंड होगा। इज इट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करें। चलिए वेरी गुड, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। ओके, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूं। एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो तीसरे सेकंड के पश्चात उसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से कितनी होगी? चलिए इसका जवाब दीजिए। फटाफट इसका जवाब दीजिए। एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो 3 सेकंड के पश्चात पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर वो होगा? आपको बताना है एट व्हाट हाइट इट विल रिमेन आफ्टर 3rd सेकंड। सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो चलिए सर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक गेंद को इतने से फेंका है तो यू आपका यू हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये मोशन कैसा है, ऊपर की ओर फेंका है तो ऊपर की ओर गेंद जा रही है, ठीक है। 3 सेकंड के पश्चात, तो समय आपका हो गया 3 सेकंड। चलिए उसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से कितनी होगी, तो आपको हाइट बतानी। अब यहाँ पर कहीं पर ऐसा नहीं दिया हुआ कि वो उच्चतम ऊंचाई पर जा रहा है, नहीं, ऐसा यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ। तो आपको h निकालना है। अब h यहाँ पर कभी भी कहीं पर भी हो सकता है, ये h निकालना है 3 सेकंड के पश्चात कितना होगा। अब यहाँ पर आपको बहुत सिंपल सी चीज़ है कि कौन सी इक्वेशन लगाऊं। अच्छा, g का मान आपका माइनस का g हो जाएगा, और अभी भी g नहीं दिया हुआ तो 10 लेके कर लेते हैं। चलिए अब देखिए इसमें कौन सी इक्वेशन लगाएं। पहली इक्वेशन नहीं लगा सकते क्योंकि v नहीं दिया हुआ। दूसरी इक्वेशन बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए दूसरी इक्वेशन लगाते हैं। तो h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए अब इस इक्वेशन को हमने ले लिया है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर s तो हमें निकालना है, तो उसको वैसा का वैसे रहने दीजिए। u कितना है, u हमारा 20 है, t कितना है, 3 है, तो 20 इंटू 3 करोगे तो 60 हो गया, माइनस हाफ इंटू g का मान 10 ले लेते हैं, और t का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। इसको सॉल्व करा तो ये हो गया 5, तो ये कितना हो गया 60 माइनस 9 इंटू 5 करोगे तो
45, कितना हो गया 45, और इसको अगर माइनस करोगे तो आंसर आ गया 15 मीटर। क्या आ गया 15 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन क्यों नहीं इस्तेमाल कर सके, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में हमें v का मान चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ। ठीक है, वेरी गुड गणेश, ओमवीर, जुल्मी, हाँ बिल्कुल सही जवाब है जुल्मी जी आपका 15। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अगेन कोई बड़ी डिफिकल्टी का इसमें कोई बड़ा कोई पॉइंट नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए क्या हमें दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए, फिर इसके बाद मैं आपको खुद से क्वेश्चन दूंगा। ओके, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है, भूमि पर टकराने के समय उसकी चाल कितनी होगी। आपको बताना है जब वो भूमि से टकरा रही है तो उसकी चाल कितनी होगी। फटाफट जवाब दीजिए। चलिए 2 मिनट का टाइम देता हूं ताकि सभी बच्चे ट्राई कर सकें। ट्राई करें इसको। अभी तक आया नहीं है किसी का जवाब। कांस्टेबल राम का सी आ रहा है, वेरी गुड कांस्टेबल राम। चलिए अब देखिए, इसके अंदर भी अगेन हमें वही देखना है क्या हमें दिया हुआ है, क्या हमें निकालना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये कह रहा है कि एक कार जो है, समझ लो ये पुल है एक, इस पुल से ये जो कार है ये नीचे गिर रही है, नीचे ज़मीन है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कार जो पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में, टी का मान कितना है 0.8 सेकंड में वो ज़मीन पर आ जाती है। तो ज़मीन पे जस्ट टकराने से पहले उसका वेग हमें बताना है। तो क्या ये वो मोशन नहीं हो गया कि जो बॉडी ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। बिल्कुल सर, ये वही हो गया। तो जब ये यहाँ से नीचे गिर रही है तो ऐसा क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं हुआ कि इसको फेंक रहे हैं, अपने आप गिर रही है। तो u का मान हम यहाँ क्या ले लेंगे 0, v हमें निकालना है, t हमारा 0.8 है और हमें a लेना है प्लस का g। बिल्कुल सही है, नीचे की तरफ जाते हैं तो प्लस का g हम लेते हैं। तो चलिए कौन सी इक्वेशन लगा लें। अगर हमें v निकालना है तो पहली इक्वेशन से काम हो जाएगा। हाँ सर, तो v इक्वल्स टू u प्लस gt। ठीक है, तो इस इक्वेशन का काम ले लेते हैं। v हमें निकालना है, u हमारा 0 हो गया तो सिर्फ और सिर्फ gt ही तो निकालना है। g का मान 10 लेके ट्राई कर लेते हैं। t हमारा 0.8 है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये ऐसा क्यों किया, बिकॉज ऑप्शन में यूनिट इस तरीके से लिखी हुई है। क्लियर है, तो अगर आप ऑप्शंस को यहाँ मैच करेंगे तो देखो सारे यहाँ 8 हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, बस आपको यूनिट देखनी है, मात्रक देखना है। और उसका एक बहुत आसान तरीका है, मैं बिना सॉल्व करे भी आंसर बता सकता हूं अगर मुझे इसका मात्रक सही से पता है। देखो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा गया है वेग यानी कि वेलोसिटी, और हमें पता है वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर एक ही मीटर पर सेकंड है जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो आप चाहो तो बिना इसको सॉल्व किए भी, यानी कि सिर्फ ऑप्शन देख के भी इसका जवाब बता सकते थे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखा करो ताकि आप समय को बहुत ज़्यादा बचा पाओगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? बिल्कुल सही दिया है गणेश ने जवाब, भूमियार ने भी सही दिया है। बिल्कुल सबका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन सेम आया है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ। चलिए इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ये है, आपको मैं समझा देता हूँ, भाषा आप लिख सकते हैं, भाषा की जरूरत नहीं होती, बस क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार है, मीनार यानी कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से आपने किसी चीज को u बराबर, आप सीधा लिख दो, बिल्डिंग से आपने किसी गेंद को, अच्छा क्वेश्चन है ठीक है, बिल्डिंग से आपने किसी गेंद को ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका। वापस सुनना,
एक मीनार है, एक बिल्डिंग है, उसके हाइट से, उसके बिल्डिंग के टॉप से आपने गेंद को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका और ये जब नीचे पहुंच गई, जब ये नीचे पहुंच गई इसकी स्पीड हो गई 100 मीटर पर सेकंड। जब ये ज़मीन पर टकराने वाली थी जस्ट, तब उसका वेग कितना हो गया? 100 मीटर पर सेकंड। वापस क्वेश्चन को समझ लो क्या बोल रहा है कि आपने 10 से फेंका और जब ये नीचे आई गेंद, जब ज़मीन से टकराई तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 100 हो गई। कितनी हो गई? 100 हो गई। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाइट क्या है इस बिल्डिंग की, आपको बताना है इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ये अलग बनाया है मैंने यहाँ पर, ताकि आपको मैं थोड़ा सा और अच्छी चीज़ समझा सकूँ। क्वेश्चन को वापस समझ लो क्या कह रहा है। आपने गेंद को ऊपर फेंका, या यानी कि समझ लो मैं बिल्डिंग पे खड़ा हूँ तो मैंने गेंद को ऊपर फेंका है, नीचे नहीं ऊपर, और मैंने गेंद को जब ऊपर फेंका तो मेरा वेग कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड। और जब ये गेंद वापस नीचे जब आई तब इसका वेग कितना हो गया? 100 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आपसे पूछा है बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। चलिए ट्राई करें एक बार। भाषा की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, फील आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको पूछा है हाइट, बिल्डिंग की हाइट, मीनार की ऊंचाई। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने गेंद को ऊपर की ओर फेंका है, फिर वो गेंद नीचे आई है। तो अगर मैं इसके लेवल पे जाऊँ, बिल्डिंग के लेवल पे जाऊँ, तो मैं यहाँ अगर आपसे पूछूँ यहाँ पर इसका वेग कितना होगा, तो सेम होगा। जितनी स्पीड से आपने इसको फेंका है इस पॉइंट पर भी वो सेम होगा। तो यानी कि अगर आपने 10 से फेंका है तो यहाँ पर भी तो 10 होगी। बस अब ये फ़र्क क्या हो गया है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रहा है बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, बट ये मुक्त अवस्था से नहीं आ रही है, फ्री फॉल से नहीं आ रही है, इसके पास ऑलरेडी स्पीड है, यानी कि ऑलरेडी स्पीड से आ रही है। और नीचे कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड। और आपको क्या निकालनी है? ऊंचाई, हाइट। और आपको ए क्या लेना है? प्लस का जी। बस सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मैं पहली इक्वेशन से कर सकता हूँ? नहीं, हमें एच निकालना है। तो सेकंड से भी नहीं करूँगा बिकॉज टाइम नहीं दिया हुआ, तो मैं सीधी थर्ड लगाऊंगा। थर्ड क्या कहता है? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100, और यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10, है ना। और प्लस में 2 इंटू जी का मान भी 10 ले लेते हैं, और ये एच हो गया। तो ये जब इधर आ जाएगा तो देखिए कितना हो जाएगा। अच्छा, ये कितना हो गया? 1 2 3 4, और ये अगर आप देखोगे ये हो गया माइनस, इसमें से कर देंगे 100, ठीक है, बराबर में 20 माइनस 20। तो ये कितना हो जाएगा? तो देखिए इसमें से अगर मैं 100 घटा दूंगा तो 10900 हो गया। ठीक है, सॉरी ये उल्टा हो जाएगा। तो मुझे एक बार आंसर बताओ कितना आ रहा है? 45 मीटर आ रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको इसमें से घटाना है, किस में से? देखो 1000 नहीं है, ये 1 0 एक्स्ट्रा है। 1000 में से 100 घटाना है। कितना घटाना है? 100। 0 0 यहाँ से किया तो ये 9 10, 9 और 9, तो 9900 डिवाइड बाय, ठीक है, सही समझ में बात आ गई मेरी। अब इसको मेरे को डिवाइड किससे करना है? 20 से। ये 0 गया, इसको इससे काटो तो ये कितना हो गया? 4, एक और गया तो ये हो गया 9, एक और गया तो 5, 495 मीटर आ रहा है। इतना आ रहा है क्या? बिल्कुल सही, कांस्टेबल राम ने बिल्कुल सही निकाला है, 495 आएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया? तो एक अच्छा प्रश्न था ये, ताकि इसके अंदर भी हम ये समझ पाते थे कि अगर हम बिल्डिंग के ऊपर से भी फेंकते हैं तो बस यहाँ फ़र्क ही आया है कि अब वो फ्री फॉल की स्थिति नहीं है, वो खुद ब खुद नीचे गिर रहा है। ठीक है, अब वो खुद ब खुद नहीं गिर रहा है, वो ऑलरेडी स्पीड से वो नीचे गिर रहा है। सभी को यहाँ तक क्वेश्चन सारे समझ में आ गए हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखना। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास में अभी तक हमने मोशन वाला सारा चैप्टर ख़त्म कर लिया है, जिसमें हमने अभी तक क्या देखा है कि सरल रेखीय गति क्या होती है, उसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। मोशन क्या होता है, मोशन के
इक्वेशंस हमने पढ़ ली, जिसमें हमने क्षैतिज वाला केस भी देख लिया, फिर उसमें हमने ऊर्ध्वाधर वाला केस भी देख लिया। मैंने आपको हर तरीके का उसमें एक प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिए हैं। आई होप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और कल डोंट वरी टाइम से क्लासेस स्टार्ट होंगी। आज थोड़ा सा एडजस्टमेंट की वजह से थोड़ी सी क्लासेस डिले हो गई थी, अदरवाइज कल से नॉर्मली क्लासेस हमारी जैसे चल रही हैं ऐप के ऊपर चलेंगी। ठीक है, आई होप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे। कल हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, मोशन चैप्टर ही रहेगा, बट हमारा टॉपिक अब फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको फोर्स वाला चैप्टर भी समझ सकते हैं। ठीक है, तब तक सभी अपना ध्यान रखना, इसी तरीके से पढ़ते रहना। तब तक सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।